प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम उठाया है। ये फैसला उस लंबे समय से चली आ रही मांग की बात आया है जिसमें विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से जनसंख्या के जातीय आधार पर आंकड़े जारी करने की अपील की थी। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस फैसले को अपनी जीत मान रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके निरंतर दबाव और जनहित की मांगों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। जातिगत जनगणना का अर्थ है देश की कुल जनसंख्या में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, इसका एक स्पष्ट और प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार करना। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अब तक की जातिगत जनगणनाओं में विशेषकर ओबीसी आबादी को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। इस कारण अब जब केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से जातिगत जनगणना की घोषणा की है, तो सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि देश में ओबीसी की असली संख्या कितनी है। 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी, तब देश में ओबीसी की आबादी 52% बताई गई, लेकिन ये आंकड़ा 1931 की जनगणना पर आधारित था। बदलते समय के साथ इस संख्या में काफी बदलाव आया और अब नए आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जातिगत जनगणना के समर्थकों का कहना है कि यह कदम सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। इसके जरिए न केवल ओबीसी बल्कि अन्य वंचित और कमजोर वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक पहचान से जुड़ी वास्तविक जानकारी सामने आएगी। इससे सरकार को इनके लिए सटीक और प्रभावी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% तक सीमित करने की बात कही है, लेकिन अगर किसी वर्ग की संख्या इससे अधिक निकलती है तो नई सामाजिक बहस और कानूनी विमर्श के रास्ते खुल सकते हैं। यही नहीं, भारत के कई हिस्सों में आज भी जातीय भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। जातिगत जनगणना से इन असमानताओं को पहचानने और दूर करने में सहायता मिलेगी। साल 2023 में बिहार ने इस दिशा में पहल करते हुए राज्य में जातिगत जनगणना कराई थी। इसके नतीजों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि रिपोर्ट में सामने आया कि राज्य की 84% आबादी ओबीसी, ईबीसी और एससी वर्ग से संबंधित है। इस डेटा के आधार पर सरकार को समावेशी विकास नीतियां बनाने में काफी सहूलियत मिलेगी और यही मॉडल अब केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने जा रही है। अब बात करते हैं जनगणना की प्रक्रिया की। भारत में जनगणना हर 10 साल में कराई जाती है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला चरण होता है हाउस लिस्टिंग, जिसमें मकान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय और संपत्ति की स्थिति। दूसरा चरण होता है जनसंख्या गणना या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें एनुमरेटर यानी गणना कर्मचारी हर घर जाकर उसके प्रत्येक सदस्य की जानकारी एकत्र करते हैं। इस प्रक्रिया में 29 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें नाम, लिंग, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, स्थायी और अस्थायी पता, परिवार के मुखिया की पहचान और सदस्य का उनसे संबंध शामिल होता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन इसे विधिवत और पूर्ण रूप से पहली बार 1881 में लागू किया गया। तभी से हर दशक में यह प्रक्रिया दोहराई जाती रही है और अब यह एक संवैधानिक परंपरा बन चुकी है। जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। यह आंकड़े आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण, आरक्षण व्यवस्था और नीति निर्माण की दिशा तय कर सकते हैं। ये सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि देश की सामाजिक आत्मा को समझने और उसका कायाकल्प करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी बन सकता है।